अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर जी, आवाज और डिस्प्ले क्लियर है? पहले आपने मुझे ये बात बतानी है, बाकी तो बातें चलती रहेगी। जी सर। आवाज और डिस्प्ले क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे चल रहा हूँ बस। फिर ये वाला बाजू कट रहा है मेरा, इसको भी। मैं थोड़ा इधर हो जाऊँ। जूम आउट ही रखें, जूम का मसला नहीं है, सिर्फ सेंटर ही लाइन करने है शो। लो सर जी, चैप्टर नंबर 1। ये मैंने शुरू करना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को से ये पूछना बहुत जरूरी है, बताना जरूरी है कि यार हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। अफीसा है, अहमद रजा है, एहतशाम है, अक्सा है, कोर आई थ्री, डेल, ये तो पता नहीं कौन है, बहरहाल फरहीन, फरियाल, इस्लाम, हैदर, नुमान, कासिम, रुबाब, सबूर, सायरा बानो, सैरिश, शहजाद, हुसैन राना, तैयबा, उमर, युसरा, ये सब लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस मीटिंग में। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और एक बार बस बता दें क्या शुरू किया जाए? जल्दी से यस लिख दें, फिर शुरू करते हैं। साउंड डबल आ रहा है, सभी बच्चे कह रहे हैं। साउंड डबल नहीं है। नुमान भाई ने कहा साउंड डबल है, लेकिन उसके अलावा किसी ने नहीं कहा। नीचे एक दोस्तों से नहीं आ रहा डबल साउंड, वो नुमान भाई का अपना कोई इशू है। डन, ठीक है, बेहतर है। सर जी, मेरी कोशिश ये होगी कि हमने रिवीजन में ये जो 6 चैप्टर सेलेक्ट किए, इनको देना है रगड़ा। व्यू चला गया ये कैमरा का। अच्छा, इन चैप्टर्स को हमने देना है रगड़ा, बड़ी तसल्ली से। मेरा टारगेट तेजी से गो थ्रू कराना नहीं है, मैं बिल्कुल आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। मेरा टारगेट है इस पर कॉल देखें। कुछ एरिया ऐसा होता है जिस पर क्वालिटी इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर ज्यादा मेहनत से इन्वेस्ट करते हैं। ये वो वाला एरिया है, और मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि यार इस पर मेहनत करनी है, इसको गेड़ा नहीं देना। सर, चैप्टर नंबर 1 और 4 मेरा आज का टारगेट है। मैं चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1
का नाम ही टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेज है। इसमें सबसे पहली बात है, डेटा क्या है। सर, डेटा रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। रॉ फैक्ट हासिल कहाँ से किया जाता है? रॉ फैक्ट ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से और रिसर्च से हासिल किए जाते हैं। रॉ फैक्ट्स टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, इमेज की फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और इनको यूज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है ताकि यूजफुल इंसाइट जनरेट की जाए। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप से आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा को मैंने अपने टीए को कहा कि मुझे बताओ कि सूबे के कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। उसने मुझे डिटेल बना के दी। पंजाब से 60% थे, सिंध से 30% थे, और बाकी सूबों से 10% थे। उसने मुझे सारी लिस्ट और डिटेल बना के दी। तो आपने गौर किया मैंने किस तरह से आपके जो डाटा आपका था व्हाट्सएप में, उस डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है और यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। ये भाईजान, फिर कैमरा बंद हो गया। बैटरी एग्जॉस्टेड। वो उतर गया था। वो ये उतर गया। अच्छा जी, ये डाटा मैं ले रहा हूं, मैं डाटा हासिल कर रहा हूं, डाटा को एक्सट्रैक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, या डाटा को यूज कर रहा हूं ताकि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके और फिर उस इंफॉर्मेशन को मैंने किसी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पंजाब में एक ऑनलाइन फिजिकल कैंपस खोलना है, तो मैं इस डेटा को यूज करते हुए देखूंगा कि कितने बच्चे मेरे से पंजाब में पढ़ते हैं, और क्या पंजाब में मैं एक कैंपस खोलूं तो कैसा रहेगा। सर, पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल में थीम है इसकी। डेटा काम की चीज है। पुराने दौरों में इशू ये होता था कि जी डाटा अवेलेबल नहीं होता था, और उस दौर में मसला था डाटा अंडरलोड का, कि डाटा किसी के पास मौजूद नहीं होता था। आपने कोई इंफॉर्मेशन, आपको कोई मालूमात चाहिए होती थी, आपके पास डाटा ही मौजूद नहीं होता था। आज के दौर में चैलेंज ये नहीं है कि डाटा मौजूद नहीं है, आज के दौर में चैलेंज ये है कि डाटा इतना ज्यादा है कि ओवरलोडेड है। इसको कहते हैं डाटा ओवरलोड। अब चूंकि डाटा ओवरलोड है, तो उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा कीमती है। सर, ये मसला है। आज डाटा मौजूद है और डाटा बहुत ज्यादा है। आज आप सारी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है दैट एक्चुअली आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। पुराने दौर में इंफॉर्मेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो वो चैलेंज और था। बहरहाल, उस केस में सबसे बड़ा ये होता था कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए। आज के दौर का चैलेंज डाटा की कलेक्शन सिर्फ नहीं है, आज के दौर का चैलेंज है डाटा से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे की जाए। आपने हमने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाई, मार्केटिंग की, मार्केटिंग के लिए, फॉर एग्जांपल हमने मार्केटिंग की, और मार्केटिंग के लिए एक एड बनाई। एड पे 1300 कमेंट्स थे।
अब ये चीज देखना कि क्या 1300 लोग इस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, उन सारे कमेंट्स को पढ़ना, ये और उससे ये इंफॉर्मेशन निकालना, ये चैलेंज है आज के दौर में। कितने लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कितने लोग सिर्फ बैशिंग कर रहे हैं और एक्चुअल में उनका इस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली डाटा ओवरलोड का दौर है। हमने डाटा इतना ज्यादा उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ही असल चीज इंपॉर्टेंट है। सर डाटा क्या है, आपके साथ बात हुई। डाटा को यूज कैसे किया जा रहा है, एक कॉमन एग्जांपल लीजिए। सर जी, दिमाग में मेरे आया है जिंगर बर्गर, सोचा जिंगर बर्गर खा लेते हैं। तो जेन में केएफसी आया, केएफसी आया तो कॉल कर दी, कॉल ऑपरेटर ने कॉल को पिक किया, और जैसे ही कॉल को पिक किया तो मुझे फौरन कहा, अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है?" नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैं हैरान हुआ। खैर, मैंने उनको कहा कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने एक ऑर्डर करना है। उन्होंने कहा आपने जो लास्ट टाइम ऑर्डर किया था जिंगरेटा और 1.5 लीटर ड्रिंक का, क्या वही ऑर्डर करना है? मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर मैंने उसको कहा कि, उसने मुझे कहा कि क्या आप 2 आइसक्रीम्स भी बच्चों के लिए ऑर्डर करना चाह रहे हैं? मैंने कहा ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही। फिर उसके बाद उसने कहा कि आपने ये ऑर्डर घर मंगवाना है या ऑफिस में मंगवाना है?" मैंने कहा ये घर मंगवाना है। और उसने कहा कि जी आपको इंशाल्लाह 40 से 50 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। इतनी मुख्तसर सी बात करके उसने बहुत एफिशिएंटली, बहुत हाई क्वालिटी सर्विस मुझे दी कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे बार बार मांगता, मेरा एड्रेस ये है, उसने, मैं उसके पास, मैंने उससे पूछा कि आपने मुझसे कोई मालूमात ही नहीं की, आपको मेरे घर का पता है? उसने कहा जी अभी आपने 1 हफ्ता पहले ऑर्डर किया तो मेरे पास डिटेल आ रही है। उसने घर का एड्रेस बताया, बिल्कुल ठीक था। तो उसने कहा कि आपने पिछले जितने ऑर्डर्स किए हैं, पिछले 15 ऑर्डर्स की मेरे पास डिटेल आ रही है, किस किस टाइम पे आपने क्या क्या ऑर्डर किया, और हर, और तकरीबन 15 में से 12 बार आपने यही ऑर्डर किया, इसलिए मैंने आपसे यही पूछा। अब आप देख रहे हैं कि इस डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा है ताकि एक हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह ही हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल, आपका डाटा हासिल किया और उसके बाद आपको मजीद सर्व करने के लिए अब आपको मॉक के लिए मैसेज किया है, या आपको इस डाटा की बेस पर आपको इस फ्री सेशन के लिए किया है, मैसेज किया है। तो सर ये बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं, डाटा को ही तो यूज कर रहे हैं। डाटा आज एक बहुत अहम रिसोर्स बन चुका है। जिस तरह से किसी इदारे के पास पैसा रिसोर्स है, किसी मुल्क के पास ऑयल रिसोर्स है, किसी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी रिसोर्स है, इसी तरह ही डाटा भी एक की रिसोर्स बन चुका है। सर ये बात मैंने आपसे डाटा के बारे में कर ली। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करूं तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है ऐसा डाटा जो, टाइप्स ऑफ डाटा में एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा जो न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में हो। क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा जो खसूसियात बयान कर रहा हो, जो क्वालिटीज बयान कर रहा हो, जो एट्रीब्यूट्स बयान कर रहा हो, जो बताए अच्छा है बुरा है। सर ये क्वालिटेटिव डाटा है, ये वर्ड्स की सूरत में होता है। क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, दो तरह के डाटा की बात हुई। क्वांटिटेटिव डाटा नंबर्स, क्वालिटेटिव डाटा नो नंबर्स, इट्स अबाउट एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज। क्वांटिटेटिव डाटा में भी दो हैं आगे, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा है जो होल नंबर में होता है, या जीरो या वन। कॉन्टिन्यूस डाटा है जो फ्रैक्शन में होता है। ऑर्डिनल डाटा वो डाटा जो एक तरतीब में होता है, ऑर्डर से याद रखिएगा, ऑर्डिनल। नॉमिनल डाटा वो डाटा है जो, नॉमिनल डाटा वो डाटा है जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। सर
जी सर। अच्छा, बस मैं तेजी से ये चैप्टर आगे लेके चल रहा हूँ। और मैंने ऐसे प्लान नहीं किया कि मैंने 1 घंटे में ये वाला एरिया खत्म कराना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो अगला शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो आसान बातें हैं ऑब्वियसली वो तो हम तेजी से चल रहे होंगे। सर जी, क्वांटिटेटिव डाटा में वो कहता है नॉमिनल डाटा, दिस टाइप ऑफ डाटा represents कैटेगरीज without any order or ranking. Examples include gender, marital status, and blood group. Ordinal data like nominal represents categories, but these categories have a meaningful order of ranking. Ordinal में order या ranking होती है, जबकि nominal में नहीं होती। The intervals between them are not defined. Examples include satisfaction level. एक मैंने आपको कहा, आप बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको मैंने ऑप्शन दे दी। एक ऑप्शन ये थी, और एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये थी, और एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये थी। आप न्यूट्रल हैं, सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, ये जो डाटा है ये ऑर्डिनरी की एक तरतीब है। आपका स्कूल क्या था, आपका कॉलेज क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, ये क्या है। सर ये और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर ऑर्डिनल डाटा है। नॉमिनल क्वांटिटेटिव डाटा में एक डिस्क्रीट होता है और एक कॉन्टिन्यूस होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये 13.5 नहीं हो सकते। या 13 होंगे या 14 होंगे, ये दिस इज क्वांटिटी और डिस्क्रीट डाटा। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सर ये डिस्क्रीट डाटा होता है। लेकिन हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम, ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। सर क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव में उसकी टाइप, क्वालिटेटिव में उसकी टाइप्स, क्वांटिटेटिव में उसकी टाइप्स, मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया। सर एक बार बताइए क्या ये बात समझ आ गई? चलूं आगे? और मैं अभी तेजी से मैं आगे निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले एरियाज को कवर कर रहा हूँ जी। नहीं सर, आगे चलते हैं। कैटेगरीज ऑफ डाटा की बात करूं तो वो कहते हैं थ्री मेन टाइप्स ऑफ डाटा बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। जिसकी कोई तरतीब होगी वो स्ट्रक्चर डाटा होगा। जो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा वो स्ट्रक्चर डाटा होगा। अनस्ट्रक्चर डाटा जिसकी कोई तरतीब नहीं होगी। सेमी स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा जिसकी कुछ तरतीब है, 100% तरतीब नहीं है। मिसाल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये म्यूजिक फाइल है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल।
ये है मिस्टर ए की तरफ से, ये है मिस्टर बी की तरफ का, ये है मिस्टर सी की तरफ का। तरतीब, ये वाली आधी तरतीब है। ये वाली तरतीब है कि ए बी और सी की तरफ से कौन कौन सा डेटा है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड में सब कुछ ही अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड में हर चीज ही तरतीब से रोज और कॉलम्स की फॉर्म में है। जरा एग्जांपल दूं तो मैं इसकी एग्जांपल देते हुए हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार आप लोग अपना मोबाइल निकालो और अपने मोबाइल में अपने कॉन्टेक्ट्स देखो। कॉन्टेक्स्ट कितनी तरतीब से सारे कॉन्टेक्ट्स पड़े हुए हैं सर, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। और एक बार मोबाइल निकालो और अपनी चैट देखो व्हाट्सएप पर जो की हुई है। कभी कभी पीडीएफ है, कभी टेक्स्ट है, कभी लिंक है, कभी इमेज है, कभी वीडियो है, कभी इमोजी है, कभी वॉइस है। सर ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड। ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है सर। स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, typically stored in rows and columns. This type of data is easy to manage, analyze, and query using standard tools like relational database. Structured data refers to information that is organized in a predefined format. सर जी, स्ट्रक्चर डाटा के अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब है इमेज। अच्छा, इमेज की जगह पर इमेज ही आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा। न्यूमेरिक की जगह पर न्यूमेरिकल ही आएगा, अल्फाबेट्स नहीं आएंगे सर। यानी हर मुकाम डिफाइंड है। सर नेम की जगह पर अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर इसका मतलब है ये जगह प्री डिफाइंड है। सर जी, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट को स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। आपने जितने फॉर्म्स फिल करते हैं, ये जो फॉर्म्स फिल हो रहे होते हैं गूगल के भी और बाकी भी, ये सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं। और जो आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, आप कोई पोस्ट लगाते हैं, नीचे को बंदा कमेंट करता है, तो कमेंट में वो कभी इमोजी डाल देता है, कभी वर्ड्स लिख देता है, कभी आ, ये कभी इमोजी डाल देता है, कभी वर्ड्स लिख देता है। तो ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो भाई नतीजा ये निकला, जब यूजर टेक्स्ट, इमेज, इमोजी कुछ भी डाल रहा है तो ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। और अगर तस्वीर वाली जगह पे तस्वीर ही डलनी है, टेक्स्ट वाली जगह पे टेक्स्ट ही लिखा जाना है, नंबर वाली जगह पे नंबर ही लिखा जाना है, तो ये असल में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों चलता है। एग्जाम्पल लीजिए, ईमेल। अच्छा, ईमेल एक ऐसी चीज है जिसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों है। वो कैसे? यानी फ्रॉम टू फ्रॉम, सीसी, बीसीसी,
डेट, टाइम, ईमेल में ये चीजें स्ट्रक्चर होती हैं। लेकिन बॉडी ऑफ द ईमेल के अंदर आप चाहें तो इमेज डाल दें, आप चाहें तो टेक्स्ट लिखें, आप चाहें तो वीडियो ड्रैग करके डाल दें। सर ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ईमेल अपने अंदर स्ट्रक्चर्ड भी है प्लस अनस्ट्रक्चर्ड भी है, तो ये क्या बन गई? सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसी तरह ही हमारी जो फेसबुक की प्रोफाइल होती है, इसमें ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं। कहाँ से पढ़ा, आई कैप, सी ए, यूनिवर्सिटी, सी एफ ओ, ये सब ये स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन ये जो मैंने पोस्ट की है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी लिख सकता था, स्ट्रक्चर्ड भी लिख सकता। ये है, ये ओवरऑल जो है प्रोफाइल, ये क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है सर। लो सर जी, ये स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात आ गई। अब आगे चलते हैं और सोर्सेज ऑफ डाटा की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा की मैं अगर बात करूं तो डाटा का जरिया क्या है, डाटा आता कहाँ से है? सर जी, दो तरह का डाटा है। एक प्राइमरी डाटा कहलाता है और एक सेकेंडरी डाटा कहलाता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो सर्वेज और इंटरव्यू से वसूल होता है, और सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो इंटरनल डाटा भी है और एक्सटर्नल, यानी सेकेंडरी डाटा इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा दोनों से मिलकर बनता है। इंटरनल डाटा से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डाटा, और एक्सटर्नल डाटा से मुराद गवर्नमेंट एजेंसी का डाटा, वो डाटा जो रेडीमेड अवेलेबल है। ये सेकेंडरी डाटा है, चाहे इदारे के अंदर से मिल जाए चाहे इदारे के बाहर से मिल जाए। लेकिन वो वाला डाटा जो रेडीमेड नहीं था, खुद जनरेट कराया है, ये प्राइमरी डाटा कहलाता है। एक एग्जांपल लीजिए। सर जी, एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। गवर्नमेंट ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, पाइनएप्पल। Should they start, should they just start production without any plan or data? The answer is no. सर जी, गवर्नमेंट पाइन एप्पल ड्रिंक बनाने का प्लान कर रहा है, क्या उनको ये वाला ड्रिंक बनाना चाहिए? इसका जवाब है should they just start production without any plan or data? The answer is no. गवर्नमेंट जो है, उसने जो पाइनएप्पल ड्रिंक का डाटा बनाना है, ये पाइनएप्पल ड्रिंक बनाना है और पाइनएप्पल ड्रिंक बनाकर बेचना है, तो क्या उन्हें प्रोडक्शन शुरू कर देनी चाहिए या डाटा कलेक्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब है डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए। डाटा दो तरह का होता है, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा। जो है, जो ऑलरेडी मौजूद होता है, इसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सर, इंटरनल डाटा होता है कंपनी के अंदर का डाटा, कंपनी के ड्रिंक्स कितने बिक रहे हो। और एक्सटर्नल डाटा होता है मार्केटिंग का डाटा, कंपेटिटर का डाटा या गवर्नमेंट का डाटा। ये वाला डाटा इकट्ठा करें और फिर प्लान करें कि क्या ये प्रोडक्शन स्टार्ट करनी चाहिए
दूसरे नंबर पे आ गया सेकेंडरी डाटा के बाद दूसरे नंबर पे जो डाटा आ गया वो प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा क्या है? ड्रिंक तैयार किया जाए, लोगों को पिलाया जाए, लोगों से उसका फीडबैक लिया जाए, सर्वे किया जाए, और ताकि उसे इम्प्रूव किया जाए। सर ये सब करेंगे तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और फिर बिजनेस बूम पर जाएगा। सर ये सब कौन सा डाटा हो गया? जो इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा से डाटा आ रहा है ये है सेकेंडरी डाटा। और जो प्राइमरी डाटा है वो कौन सा डाटा है? जो डाटा बेसिकली प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा हुआ? ऐसा डाटा जो फर्स्ट हैंड, इसकी डेफिनेशन भी यही है, ऐसा डाटा जो फर्स्ट हैंड वसूल किया जा रहा है, इसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो सर सेकेंडरी डाटा क्या हुआ, प्राइमरी डाटा क्या हुआ, ये भी आपको पढ़ा दिया। सर जी डाटा की अहम अहम बात ये है, डाटा काम का तब होता है जब डाटा एक्यूरेट हो, उसमें कोई गलती ना हो, डाटा रेलेवेंट हो यानी वही डाटा चाहिए हो, और टाइमली अवेलेबल हो, तो ही डाटा का फायदा है, वरना डाटा का फायदा नहीं है। और वो कहता है कि डाटा को कलेक्ट करने वाले इन तीन पहलुओं को जरूर देखते हैं। रेलिवेंस बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जनाब, आ, चूंकि हमारे पास हॉस्टल के बहुत से बच्चे आते हैं तो हम अक्सर उन्हें हॉस्टल की एग्जांपल देते हैं कि भाई हॉस्टल हॉस्टल का डाटा कौन सा डाटा है? ऐसा डाटा, मैंने हॉस्टल का डाटा इकट्ठा किया हुआ और सोचना हॉस्टल खोलें या ना खोलें। हमारे पास इनकम आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से खर्चे हैं वो आ रहा है, और हम डिसाइड करेंगे हॉस्टल का डाटा खोलें या ना खोलें। तो हॉस्टल खोलें या ना खोलें, हमने प्लान किया, हमने गैस वर्क से काम नहीं किया, बल्कि डाटा की बेस पर फैसला करना है। डाटा हमने फॉर एग्जांपल एसबीआई से राब्ता किया, ये एक फिजिकल स्कूल है, इनसे राब्ता किया और इनसे कहा कि आप बताएं कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं। हमने फिजिकल कॉलेज है तो फिजिकली जो है ना वो खोलना है, हॉस्टल खोलना है। उन्होंने कहा हमारे पास 5,000 स्टूडेंट हैं। इस बेस पर हमने हॉस्टल का फैसला कर लिया कि हमने हॉस्टल खोल लेना है, चूंकि बच्चे काफी ज्यादा हैं। क्या ये फैसला कि 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं एसबीआई के पास, क्या ये इस बेस पर हॉस्टल खोलना चाहिए था? सर जी आपको रेलिवेंट डाटा चाहिए था। आपने फिजिकली एनरोल्ड स्टूडेंट्स के बारे में बात करनी थी अगर आप ये चेक करना चाहते थे कि हमने हॉस्टल खोलना है या नहीं खोलना। क्योंकि अगर वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों में, तो वो तो इस हॉस्टल को यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये वाला डाटा रेलिवेंट डाटा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो पूछता है सर अली इमरान का डीएसआर का कोर्स कैसा है। तो उसका एक दोस्त है वो मुझसे टैक्सी क्लासेस ले रहा था, उसने टैक्सी क्लासेस का लिंक दे दिया और कहा कि यार ये देख लो। क्या टैक्स की क्लासेस से गेज किया जा सकता है कि सर डीएसआर कैसा पढ़ा रहे हैं? तो इसका जवाब है टैक्स की क्लास रेलेवेंट ही नहीं है इस फैसले के लिए। तो जो आपने, यस, जो आपने डाटा प्रोवाइड करना है वो यानी जो डाटा आपको मिलना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए। सर लास्ट पॉइंट है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन ये कहता है कि जो डाटा है दैट शुड बी, इसमें ये चार एथिकल बातें जरूर होनी चाहिए। पहला है कि जो डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं दैट शुड केप्ट प्राइवेट, और आप अगले बंदे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। पहली तो बात, कोई भी बंदा मुंह उठा के किसी दूसरे की तस्वीर नहीं ले सकता, किसी दूसरे की वीडियो नहीं बना सकता। कहते हैं डाटा को इकट्ठा करते वक्त अपने
इंडिविजुअल की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें, यानी मिसाल के तौर पे अक्सर आप देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो लोगों की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और उनकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी में ये है कि जो इस मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया गया है वो मकसद हो। मिसाल के तौर में हमने फ्री क्लास करानी थी, हमने आपको लिंक शेयर किया और लिंक आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो ग्रुप ज्वाइन किया तो उसके बाद लाजमी ये है कि हम आपको रेलिवेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब आपने ग्रुप शेयर किया और ग्रुप में कोई बंदा मिसाल के तौर पे टिकट बेच रहा है, कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आप कहेंगे यार ये क्या बकवास है। मुझसे तो जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसका मकसद बताया गया था कि मैम ने आपको रेलिवेंट सिलेबस या रेलिवेंट चीजें देंगे। तो भाई इंश्योर करना चाहिए कि डाटा कलेक्ट जो किया गया है दैट शुड बी क्लियर। मकसद क्लियर होना चाहिए कि डाटा क्यों कलेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद आगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है कि जो डाटा कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज और अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज। सर डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज। सिक्योरिटी, डाटा को सिक्योर रखेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे अनऑथराइज पर्सन से। और लास्ट है फेयरनेस, यानी हम गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप अलग-अलग बनाते हैं ताकि गर्ल्स का डाटा लीक ना हो अमंग द बॉयज। तो बेसिकली ये डाटा को सिक्योर करने के लिए है। और फेयरनेस की क्या बात है, अवॉइडिंग बाइस इन डाटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम। सर डाटा कलेक्शन में बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। नहीं, अक्सर आप देखते हैं पॉलिटिकली जो बंदा इमरान खान का फॉलोअर है वो पागल हो, पंजाब में जितनी भी तरक्की हो जाए वो यही कहेगा कि जनाब इमरान खान का दौर बेहतर। बाइस नहीं होना चाहिए डाटा के हवाले से। अच्छा, एक तो एथिक्स है ना कि इखलाकियात है, एथिक्स के अलावा वो कहते हैं कुछ कानून भी हैं, जैसे पीका एक्ट है, वो क्रिमिनलाइज कर देता है अगर अनऑथराइज एक्सेस की जाए डाटा को। फिर एनसीएसपी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है पॉलिसी, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 जो रेकग्नाइज करता है कि लीगल वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट। सर चैप्टर नंबर 1 मैंने सारी बातें आपसे कर ली। आपके पास 3 मिनट हैं, चैप्टर नंबर 1 से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं जरा पानी पी लूं।
जी सर जी। एक सवाल है सर, जैसे आज आपने चैप्टर 1 और 4 करवाना है, तो प्लीज बताइएगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, मतलब पास पेपर के क्वेश्चंस को क्रैमिंग। सर जी सबसे पहले एक बात, जी जी जी, मैं बेटे आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा सर प्लीज बता दें। सिद्रा सिद्दीक। अच्छा, चैप्टर 1 और 4 इसमें मेनली जो एरिया है ना, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता हो और आपने चीजों को याद किया हो, तो अगला स्टेप होता है इसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए खास तौर पे मैंने क्या कर दिया है, केस स्टडीज बना दी है। केस स्टडीज, हर चैप्टर की 5 5 केस स्टडीज हैं। कन्वर्टिंग। ये वाला कह रहे हैं आप? है तो ठीक। ये वाली क्लासेस जो हैं, ये वाली क्लासेस जो है वो इसी तरह ही अवेलेबल हैं सब लोगों के लिए। लेकिन ये सिर्फ डाटा स्पेसिफिक है। ये कोर्स मैं अब जाने लगा हूँ चैप्टर नंबर 4 की तरफ। बस मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को डिस्प्ले नहीं नजर आ रहा, या डिस्प्ले में मैं नहीं नजर आ रहा, तो ये नजर आ रहा है ना। हम्म। सर जी केस स्टडीज के मैंने अलहदा से नोट्स बनाए हुए हैं। केस स्टडीज की मैंने अलहदा से नोट्स बनाए हुए हैं। सिद्रा ने कहा केस स्टडीज की आपकी अलहदा से बुक है। बुक नहीं है, अलहदा से नोट्स हैं, अलहदा से केस स्टडीज के हैंडआउट्स हैं। वो मैं जरूर शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन स्टक है, मुझे लगता है स्क्रीन स्टक नहीं है, सिर्फ मैं आपको नजर नहीं आ रहा। और ओके ठीक। हुआ क्या है मसला अब? अब चार्जर ठीक हो गया। कल का दिन इम्पोर्टेंट है, देख लेना कि ये ना हो। यहाँ पे तो नहीं आ रहा कुछ भी डिस्प्ले। ले सर, फिर ये भी करना। हाँ जी। चैप्टर नंबर 1 से ज्यादा ज्यादा चांसेस तो यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड या बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आएगा, लेकिन बहरहाल मैंने आपको करवाने हैं सवाल। मैंने आपको केस स्टडीज करानी है, ताकि अगर हम इस क्लास में ना भी कर सके, तो मैं शेयर जरूर कर दूंगा ताकि आप लोग खुद कर लें। ले सर, मेरा ख्याल है मैं अब सबको विजिबल हो गया हूँ। नोट्स भी लाजमी शेयर करवा दूंगा। केस स्टडीज के नोट्स हैं, वो बिल्कुल शेयर करवा देता हूँ। ले सर।
सर जी, आप एक काम कर लीजिए। 1 मिनट। मैंने आपको पहले भी यही बात कहता हूँ, अब भी कहने लगा हूँ, आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत से मुख्तलिफ ग्रुप में बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होता। 0322428807, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। जो बच्चा इस व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लेगा, मैं उसको ये वाले नोट्स शेयर कर दूंगा। भले अभी व्हाट्सएप कर दे, जब मैं फ्री होके देखूंगा तो मैं कर दूंगा। एमसीक्यू तो बेटे, अगर आपको एरिया आता है तो उसमें एमसीक्यू में कोई खास बात नहीं होती। जिस वजह से मुझे एमसीक्यू करवाना कभी भी कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं लगता। उससे बहुत ज्यादा होता है आपको एप्लीकेशन एबिलिटी देना। मैं अब आने लगा हूं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 शुरू करवाऊं सर जी? चैप्टर नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिग डाटा। अच्छा, जब हम बिग डाटा की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि बड़ा डाटा। बड़ा डाटा क्या है, छोटा डाटा क्या है? असल में जो डाटा आम रूटीन में चल रहा था ना हमारे पास, वो उसको हम डाटा बोलते थे। फिर एकदम एक बिग डाटा है। जब बिग डाटा आया तो फिर जो पुराने वाला डाटा, ये जो पहले जो रूटीन वाला डाटा था, वो उसको स्मॉल डाटा कहने लगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एसबीआई में नियर पीयर पे, सीएमए डीजी पे 10,000 स्टूडेंट्स हैं। ये 10,000 स्टूडेंट जो इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इनके हर बच्चा जो जो एनरोल करता है, जो आता है, जो ज्वाइन करता है, उसका नाम पता सब कुछ हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, वहां पर ये रिकॉर्ड हो जाता है। जब हमें चाहिए होता है तो हम वहां से इसको रिट्रीव कर लेते हैं। ये नॉर्मल डाटा है, ये स्मॉल डाटा है। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि फेसबुक का डाटा, अब आप सोचिए व्हाट्सएप का डाटा, अब आप सोचिए स्नैपचैट का डाटा, अब आप सोचिए यूट्यूब का डाटा, अब आप सोचिए ईमेल का डाटा। सर ये वाला डाटा बहुत इनॉर्मस और ह्यूज होता है। इसीलिए इस डाटा को बिग डाटा कहा जाता है। सर आपको बताऊं, 1 मिनट इंटरनेट, 1 मिनट में इंटरनेट पर 3.8 मिलियन लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अब आप सोचिए सर्च का जो डाटा है वो फिर बिग डाटा हुआ ना। आप सोचिए कितने लोग हर वक्त बैंक की ट्रांजैक्शन करें, तो फिर पॉइंट ऑफ सेल का डाटा, बैंक का डाटा, बिग डाटा हुआ ना। आप ये सोचिए कितने लोग हर वक्त यूट्यूब यूज कर रहे हैं, सर ये वाला डाटा बिग डाटा हुआ ना सर। बिग डाटा की गेम समझ आइए सर। ये बिग डाटा है सर। बिग डाटा की डेफिनेशन अगर सिंपल बात की जाए तो वो कहते हैं ऐसा डाटा जो ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल ना किया जा सके, ड्यू टू इट्स 5 वीज। वीज कौन से? ड्यू टू इट्स वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। तो ये डाटा बिग डाटा कहलाता है। 5 वीज कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। वॉल्यूम क्या है? मिकदार, बहुत बड़ा डाटा वॉल्यूम। वेलोसिटी क्या है? जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, ये वेलोसिटी। वैरायटी क्या है? यानी स्ट्रक्चर डाटा भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, वैरायटी है ये।
वैरायटी ऑफ डाटा। वेरासिटी क्या है? वेरासिटी का उर्दू जबान में मतलब होता है सच्चाई। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे जब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा की बात हो रही होती है, तो वेरासिटी से मुराद है, वेरासिटी से मुराद है कि जो डाटा है वो रिलायबल हो। और वैल्यू से मुराद है कि उस डाटा की कोई वैल्यू, उस डाटा में कोई ऐसी कीमती मालूमात हो जिसके लिए हम उतने ज्यादा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उतना ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। सर, वॉल्यूम क्या है? डाटा कितना जनरेट हो रहा है? एनॉर्मस, इवन पीटा बाइट्स ऑफ डाटा। ये सोशल मीडिया का डाटा, वेबसाइट्स का डाटा, आईओटी का डाटा, सेंसर्स का डाटा, ट्रांजैक्शंस का डाटा, वीडियो, ईमेल और मैनी अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ये डाटा किसका? ये वॉल्यूम ऑफ डाटा है। As more devices and people come online, this amount will continue to increase, further highlighting the importance of big data technologies. सर जी, जितना ज्यादा डाटा है उतनी ज्यादा इस चीज की अहमियत है कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का टूल भी बड़ा अहम होता जा रहा है। और बिग डाटा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी बड़ी अहम होती जा रही हैं, जो इतने बड़े डाटा को स्टोर भी करे, प्रोसेस भी करे और एनालाइज भी करे। वेलोसिटी, जिस स्पीड के साथ डाटा बढ़ रहा है, अब तक जितना डाटा इस कायनात में इकट्ठा हुआ है, पिछले 3 साल का डाटा उस उस पूरे डाटे से ज्यादा है जो पिछले 3 साल में जनरेट हुआ है। यानी इस कायनात में जितना डाटा जनरेट हुआ है 2022 तक, 23, 24, 25, इन 3 सालों में उससे ज्यादा डाटा जनरेट हुआ है। और अगले 3 सालों में उससे ज्यादा जनरेट होगा। तो सर, बहुत तेजी से डाटा जनरेट हो रहा है। फिर वैरायटी। सर, बिग डाटा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। क्लिक स्ट्रीम डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। वेरासिटी ऑफ डाटा का मतलब है डाटा काबिल एतमाद और ट्रस्ट वर्दी हो। इतना ज़्यादा वॉल्यूम जब होता है तो सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि डाटा में इनकन्सिस्टेंसीज और बायसेस आ जाते हैं। सर, वैल्यू ऑफ डाटा क्या है? द पोटेंशियल इनसाइड एंड बिजनेस वैल्यू दैट कैन बी extracted from analyzing big data. Ability to derive actionable insight is what makes big data valuable to organization. By analyzing customer behavior data, a retail company can tailor its marketing strategy to improve customer engagement and increase sales. Sources of big data. Sources of big data. Big data is collected from a wide. सची बिग 5 वीज थे, बात कर ली सारे वीज की। डाटा ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन जरूर हो। सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। सर, डाटा, बिग डाटा आता कहाँ से? सर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज हो सकते हैं। सोशल मीडिया सबसे मेजर सोर्स है जो बिग डाटा जनरेट कर रहा है। आईओटी डिवाइसेस, सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, सर, ये स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट कैमरास, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट फ्रिज,
स्मार्ट एसी, ये सारी आईओटी डिवाइसेस हैं और ये सारी कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शनल डाटा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का डाटा, बैंक से जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका डाटा, ऑनलाइन पेमेंट्स का डाटा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डाटा, ये सारा बिग डाटा है। मशीन जनरेटेड डाटा में क्या शामिल है? डाटा फ्रॉम सेंसर्स, इंडस्ट्रियल मशीन, ऑटोमेटेड मशीन। मशीन generated data is often used in predictive maintenance, logistics optimization, and industrial automation. सर, मेथड, अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ बिग डाटा की बात हो गई। डाटा फ्रॉम सेंसर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी का डाटा, ऑटोमेटेड सिस्टम का डाटा, ये सारे सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। सर, methods of big data collection. Given the variety of big data sources, organization need to specialize tools। सर जी, बिग डाटा को कलेक्ट करना भी तो एक काम है। वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग क्या होता है सर जी? आपने ये जीएसएम एरिना की वेबसाइट है, ये जिसमें कंपैरिजन होते हैं। ये बेसिकली, अब ये आपके सामने मैंने एक वेबसाइट का एक्सट्रैक्ट निकाला है। बुनियादी तौर पे ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है एप्पल आईफोन को शाओमी के साथ और सैमसंग गैलेक्सी S25 के साथ, और ये कीमतें भी और ये उसके फीचर्स भी। बुनियादी तौर पे इसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं, जो मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करता है। IoT devices and sensors are placed in various environments to continuously gather data. For example, sensors in manufacturing plants monitor machinery condition and send real-time data to IoT devices and sensors are placed in various environments to continuously gather data. Sensors in manufacturing plant monitors machinery conditions and send real-time data to central system for analysis. In agriculture, smart farming system use sensors to measure soil moisture, temperature, and nutrient level, helping farmers optimize crop। सर जी, चैप्टर 9 में इसको बड़ी डिटेल में कवर किया भी होता है। और यहाँ पर तो सिर्फ ये वाली डिवाइस है कि बिग डाटा कलेक्ट होने का दूसरा तरीका क्या है, कि जनाब आपकी ज़मीन के आईओटी डिवाइसेस है। आईओटी डिवाइसेस और सेंसर्स जो हैं वो बहुत सारा डाटा रियल टाइम में कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डाटा कलेक्ट हो रहा होता है क्रॉप से कि मॉइस्चर लेवल क्या है, और जब मॉइस्चर लेवल एक्सेप्टेबल लेवल से कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इरिगेशन शुरू हो जाती है, और ऑटोमेटिकली इरिगेशन शुरू हो जाती है।
Organizations collect data from log files generated by their servers, application, and network. These log files contain detailed information about user interaction, errors, system performance, and security breaches. सर जी, जो लॉग फाइल का लॉग होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन डाटा को कलेक्ट करता है लॉग फाइल से, जो जनरेट करते हैं सर्वर्स। आपका कॉल लॉग आपके मोबाइल में होती है, ये बेसिकली लॉग होता है, हिस्ट्री होती है। आप अपने इंटरनेट की हिस्ट्री पर जाएं तो एक लॉग मेंटेन हो रहा है कि आपने किस किस जगह पर कितना कितना क्लिक किया। तो बेसिकली ये लॉग फाइल होती है। अक्सर बच्चों को लॉग का नहीं पता चलता कि लॉग फाइल क्या है। A cybersecurity firms collect log files from an organization firewall and intrusion detection system to monitor for security threats and analyze pattern of suspicious activity. Surveys, polls, and user-generated contents are common methods for generating big data from large audience. Data collection platforms enable organizations to aggregate user feedback in real time. सर्वेज हैं, पॉल्स हैं और यूजर जनरेटेड कंटेंट है। ये कॉमन मेथड्स है फॉर गैदरिंग बिग डाटा फ्रॉम लार्ज ऑडियंस। Data collection platforms enable organization to aggregate user feedback in real time. A customer satisfaction survey sent to user after an online purchase provide valuable feedback that companies can analyze to improve their products and services. सर, अगर सोचे मैकडोनल्ड वाला सर्वे फॉर्म दे रहा है और कह रहा है कि जी आप हमें फीडबैक दे, और पूरी दुनिया से लोग फीडबैक दे रही है, तो ये कोई छोटा मोटा डाटा नहीं होगा, ये बिग डाटा होगा। सर, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में फीडबैक जनरेट किया जा रहा है, तो ये छोटा मोटा डाटा नहीं है सर जी, ये भी बिग डाटा है सर। सर जी, मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन के बाद अगला पॉइंट आ गया एप्लीकेशन। सर, अप्लाई कैसे होता है? सर, ये वाला बिग डाटा अप्लाई होता है हेल्थ केयर में। सर जी, कॉन्टिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपकी शुगर चेक हो रही है। सर, हार्ट, दिल पे सेंसर लगे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली दिल की हार्ट बीट चेक हो रही होती है। अगर हार्ट बीट थोड़ी सी कम हो तो एकदम अलर्ट चला जाता है, शुगर एकदम स्पाइक कर दे तो एकदम अलर्ट चला जाता है डॉक्टर को कि मरीज की शुगर चेक की जाए। सर जी, ये है बेसिकली हेल्थ केयर में। ये आईओटी डिवाइस है और ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप जो है वो इस बिग डाटा एनालिसिस के ज़रिए आप हेल्थ केयर में फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर डिजीज़ को डिटेक्ट किया जा सके, पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके। इस तरह ही यही बिग डाटा इस्तेमाल होता है ट्रेंड्स देखने के लिए, कौन से लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं आइटम, किस टाइप की आइटम फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है। ब्राउजिंग हिस्ट्री देखना, परचेज हिस्ट्री देखना और उस बेस पर नई आइटम्स को करना, नई आइटम्स बनाना, या प्लेटफॉर्म देखना जो रेकमेंड कर रहा हो पर्सनलाइज प्रोडक्ट। यानी परचेज हिस्ट्री और की बेस पर यूजर को रिकमेंडेशन देना कि आपको, आपने इस तरह की चीज देखी, अब कौन सी दूसरी देखना चाहेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये भी तो बिग डाटा का ही इस्तेमाल है, जहां पर हम कस्टमर की प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सर जी, आप सोचे बैंक का कितना बड़ा डाटा है। सर, बैंक का डाटा बिग डाटा है। अब इस बिग डाटा में हर ट्रांजैक्शन को देखना। सर जी, फाइनेंस इंडस्ट्री में बिग डाटा को यूज किया जाता है, बिग डाटा को अप्लाई किया जाता है। बिग डाटा जनरेट होता है,
और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या फ्रॉड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इम्प्रूव कर पा रहे हैं देयर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। Manufacturer use big data to optimize production process। एक मिनट सर, मेरी वो इमेज फिर चला गया है, मैं जरा एक बार इसको ठीक कर लूं। सर जी वो अब कैमरा दोबारा बंद हो गया। अच्छा बच्चों, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन की बात बता दूं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में क्या होता है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर मशीनें लगी होती हैं, मशीनों के अंदर सेंसर होते हैं। सेंसर प्रोडक्ट क्वालिटी को भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी को भी देख रहे हैं। और बेसिकली सेंसर से कलेक्ट होने वाला डाटा जो है वो ये बिग डाटा होता है, और इसको यूज किया जाता है, बिग डाटा को एनालाइज किया जाता है ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि आपका डाटा, बेसिकली आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक है, सप्लाई चेन इंप्रूव है। वो कैसे, वो सेंसर से डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं और कंपनी प्रिडिक्ट करती है मेंटेनेंस नीड को भी, कितनी प्रोडक्शन हो गई है उस बेस पे मेंटेनेंस नीड भी देख लेते हैं। और डाउन टाइम भी रिड्यूस होगा। कॉस्टली भी एकदम, असल में होता ही है कि जब मशीन खराब होती है ना, तो मशीन की खराब होने से क्या क्या मसाइल आते हैं सुने। मशीन खराब हो, प्रोडक्शन रुक जाती है, माल खराब हो जाता है, जो लोग मशीन को काम चलाने वाले होते हैं वो सारे फारिग बैठ जाते हैं, इससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये ब्रेक डाउन बड़ी कॉस्टली होता है। तो सेंसर्स लगे होते हैं जो मशीन में बता देते हैं कि मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ये बुनियादी तौर पे डाउन टाइम का मतलब ही ये है कि जनाब आपकी मशीन पड़ी होगी और उसको वेयर एंड टेयर जो है उसकी वजह से मशीन खराब हुई पड़ी होगी, और आपने उसको टाइमली स्केड्यूल ना किया तो उससे नुकसान होगा। सर जी, चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ रहा है डाटा क्वालिटी। सबसे पहला मसला तो ये है कि डाटा इकट्ठा हो जाना असल बात नहीं है। अगर डाटा इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट है तो डाटा तो उल्टा नुकसान पहुंचा देगा। गलत इंफॉर्मेशन की बेस पर गलत फैसला कर लेंगे और डिसीजन मेकिंग भी पूर हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्लीमेंट डाटा वैलिडेशन प्रोसेस एंड क्लींजिंग टेक्निक। सर डाटा वैलिडेशन करनी पड़ेगी, इंश्योर करेंगे कि जो डाटा लिखा गया है वो वैलिड है या नहीं है। डाटा क्लींजिंग टेक्निक होगी, डाटा को क्लीन किया जाए, डाटा में से डुप्लीकेशन खत्म की जाए, डाटा में से रेपिटेशन खत्म की जाए, डाटा में से मिसिंग डाटा को सॉर्ट किया जाए। तो ये वाली चीज डाटा क्वालिटी को बेहतर करेगी। सर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। सर डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, बड़े डाटा को, उसके लिए स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। सर ट्रेडिशनल डाटाबेसेस को हैंडल नहीं कर सकता। और बिग डाटा के लिए तो आपको हडूप और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन ही चाहिए होते हैं। डाटा प्राइवेसी, सर डाटा लीक हो जाना एक बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाना बहुत बड़ा इशू है। तो भाई उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को जरूर इंश्योर करती है ताकि उन पर कोई केस ना आए। तो उसके लिए जो टेक्निक है वो है स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन।
डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाए, एक्सेस को कंट्रोल किया जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर होता कि सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। सर डाटा को एनक्रिप्ट करना क्या होता है, यानी डाटा इस फॉर्म में ले आना कि वो कोई दूसरा बंदा अंडरस्टैंड ना कर सके। एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है, जिन लोगों से मुतलका डाटा है वो लोग इसको चेक कर सके और कोई रेलिवेंट बंदा ना कर सके। मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है कि डाटा को मॉनिटर किया जाए टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। मॉनिटरिंग सिस्टम ये होता है कि आपका सिस्टम मॉनिटर किया जाएगा क्या सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही, डाटा सिक्योर ही है, प्राइवेट ही है। सर डाटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो मल्टीपल सोर्सेस से डाटा को जोड़ना। बाज़ औक़ात उसमें इशू आ जाता है, खास तौर पे डाटा सीलोज जो कि अनशेयर डाटा होता है उसमें कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है। यानी डाटा, एक बंदा वर्ड में फाइल बना रहा है, एक बंदा पीडीएफ बना रहा है, एक बंदा एक्सेल बना रहा है, अब जिस डाटा को जब जोड़ना होता है तो वो एक चैलेंज आ जाता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, इनको कहते हैं मिडल वेयर सॉफ्टवेयर। इनको यूज किया जाता है डाटा को सिंगल फॉर्मेट में लाने के लिए। सर जी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, चैप्टर नंबर 4। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 4 जो है बिग डाटा। इंशाल्लाह इसके बाद अगला हमारा टास्क है कि हम कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करें। जल्द से आप इसको गो थ्रू कर लें, फिर हम केस स्टडी की बात करेंगे। जी, अ, करना क्या था मैंने, जी पॉज कर देता हूँ मैं थोड़ी देर, और मैं इसके बाद आपको केस स्टडी करवाने लगा हूँ।
अच्छा जी। जी सर। सर जी अब हम केस स्टडीज की तरफ जा रहे हैं कुछ। क्या? क्यों? पॉलिटिक्स? क्यों? चलो काफी है वैसे इसको करेंगे। इधर इसको 16 करो, 18 करो। जी तो ठीक। जी सर जी। स्टाइल मार्ट जी, मैं शुरू करूं सर जी? क्या मैं शुरू करूं? एक बार मुझे यस नो कर दें ताकि मैं शुरू करूं। सायरा ने कहा स्केड्यूल में तो 2 और 3 हैं जी। जी बिल्कुल, स्केड्यूल में 2 और 3 कल के लिए हैं। आज के लिए तो यही थे ना सर। नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइल मार्ट, a growing retail chain, recently implemented a customer relationship management system to improve customer services. During registration, customer provide their name, gender, date of birth, phone number, and email address. Every purchase made by the customer is automatically recorded in the system. The marketing department also review customer comments posted on Instagram and Facebook to understand the customer preference. At the monthly review meeting, the operation manager asked the IT system to explain the different type of data being handled. अब गौर कीजिए, इधर उधर की बातें, सारा बकवास लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ डाटा यूज टू स्टोर रिकॉर्ड इन द CRM। सर जी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस कैटेगरी का डाटा स्टोर कर रहा होगा? सर, कैटेगरी की बात करूं तो भाई आप तो स्टोर कर रहे हो डाटा टेबल, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो ये डाटा कौन सा डाटा होगा? सर ये स्ट्रक्चर डाटा होगा। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें, रिप्रेजेंटेड बाय जेंडर। टाइप्स ऑफ डाटा। जेंडर, जेंडर जो है वो क्या होगा? ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो टाइप ऑफ डाटा कौन सा है? सर, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? इसका जवाब है क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में ऑर्डिनल है या नॉमिनल है? सर नॉमिनल है। यही इसका जवाब था। सर जी, जब कैटेगरी ऑफ डाटा की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर कहना है। जब टाइप ऑफ डाटा की बात करें तो उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बात करनी है। ये मैंने मोहम्मद अली को बताया है। स्क्रीन क्लियर नहीं है। मैंने, अच्छा ये इन्होंने पहले कहा था क्या? क्या स्क्रीन से पढ़ा जा रहा है? जल्दी से बताइए। सर में मुझे खौफ है कि जो बच्चे उस पर मोबाइल पे होंगे शायद उनको प्रॉब्लम ना आ रही है। स्क्रीन से पढ़ा जा रहा है।
उफ, क्या अब बेहतर है? अपना नाम लिखे ना बेटे, भी ये ओप्पो को मैं क्या क्या कह के मुखातिब करूं? जी नुमान भाई, अब ओके है, चलो। कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा उसका हो जाए। स्टाइल मार्ट, अ ग्रोइंग रिटेल चेन। अब इसमें कुछ भी इस चैप्टर में से क्या ही आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा यही आएगा जो मैंने आपको अब कराया हुआ है। कितना आप टाइप्स ऑफ डाटा बता दें, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ये बता दें, नॉमिनल है, ये बता दें, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ये वाली बात करें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ परचेजेस मेड बाय ईच कस्टमर। सर, नंबर ऑफ परचेजेस मेड बाय ईच कस्टमर, कितनी बार परचेजेस किए हैं। ये वाला डाटा पॉइंट्स फॉर्म में नहीं होगा। या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, तो इसे क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव तो है, लेकिन क्या ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? तो भाई इसका जवाब है कि ये डिस्क्रीट है। शाबाश। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय कस्टमर कमेंट्स। सजी, कैटेगरी की बात उसने फिर की। कमेंट सेक्शन में जो आप डाटा देते हो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यस। वन एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। आप बाद में कस्टमर को सर्च कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, और बेहतर सर्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी आपके साथ नीचे शेयर किए रखा है। सिनेरियो नंबर 2। XYZ Manufacturing Limited has replaced paper-based employee files with an electronic human resource information system. Each employee record contain employee ID, name, department, salary, date of joining, performance rating. Manager can instantly retrieve employee information and generate report for promotion and training decisions. In addition, HR manager maintains written interview notes and handwritten observation during employee behavior. Identify the category of data। फिर वही बात है, अब यहाँ पर जब वो कैटेगरी की बात करेगा तो फिर मुझे आप बता दें कि ये कौन सा डाटा हुआ। जी सर जी। सर जी, जब वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है इस तरह से, तो ये तो आपका स्ट्रक्चर्ड हुआ। Identify the type of data represented by performance rating। एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। यार यहाँ पर आपको ऑर्डर नजर आ रहा है, तो ये कौन सा डाटा होगा? ऑर्डिनल डाटा। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय इंटरव्यू नोट्स। सर अब आप नोट्स बना, अब आप नोट्स बना रहे हैं। ये जी, ये अनस्ट्रक्चर्ड है सर। अब आप नोट्स बना रहे हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड। स्टेट वन बेनिफिट ऑफ डिजिटलाइजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड। सर, आप रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेंगे तो इसको सेव करना, इसको रिट्रीव करना आसान हो जाएगा। यस। इसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना आसान हो जाएगा, एम्प्लॉय का एनालिसिस आसान हो जाएगा। सर जी, सिनेरियो नंबर 2।
सर जी, अगला सिनेरियो है, ये मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अभी तक ये मैंने पब्लिक ही नहीं की, ये वाली फाइल। तो ये एक्सक्लूसिवली इस सेशन के लिए ही है, जो पहली बार आप लोग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सर, आपके सामने है, 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से आपने इसको पढ़ना है और हर बच्चा मुझे जवाब दे रहा होगा। मैं अपने आप को भी गायब करने लगा हूं। ये ले, लो मेरा साला, वो तो सब कुछ ही गायब हो जाएगा। सब बच्चों ने ये सवाल पढ़ना है और खुद करना है सर। जी, जवाब देना शुरू करें, पढ़ें और जवाब दें। जी सर जी, आप लोगों के एंड से कुछ रिस्पॉन्सेज बड़े जबरदस्त आ रहे हैं।
मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ और फिर हम इसको आगे देखते हैं। A private hospital introduced a hospital information system to improve patient care. The system stores patient ID, age, blood group, height, weight in separate database fields. Doctors also upload X-ray images. Doctor also upload X-ray images. Scanned prescriptions and medical observation after each consultation. The hospital management wants to classify the different types of information before introducing AI-based reporting system. जी आइडेंटिफाई करें कैटेगरीज ऑफ डाटा यूज फॉर पेशेंट रिकॉर्ड स्टोर्ड इन डेटाबेस फील्ड्स। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ डाटा। सर जी, कैटेगरी ऑफ डाटा क्या है? सर जी, पेशेंट आईडी, ये तो सारा कुछ डेटाबेस में है तो 100% स्ट्रक्चर्ड है। टाइप्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंट बाय हाइट, पॉइंट्स में होगा। कॉन्टिन्यूअस डाटा, क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ब्लड ग्रुप। एक तो क्वालिटेटिव है, दूसरा, एक तो क्वालिटेटिव है और दूसरा कोई तरतीब नहीं है, नॉमिनल है। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ डाटा रिप्रेजेंट बाय एक्सरे इमेजेस एंड स्कैन्ड प्रिस्क्रिप्शन। अब एक्सरे इमेजेस भी हैं और स्कैन प्रिस्क्रिप्शन भी हैं, ये क्या होगा? सर, सर ये तो इमेजेस भी हैं और प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। स्टेट वन रीजंस व्हाई प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ताकि डाटा प्रोसेसिंग आसान हो सके और एनालिसिस आसान हो सके। सर जी, इसके बाद मैं चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको करवा दिए, पांच पांच सिनेरियोज हैं सबके, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अब मैं चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी। ट्रेंड ट्रेंड मार्ट, an online retail company, receives thousands of customer order every day. In addition to the purchase record, the company collects customer reviews, social media comments, website browsing history, and product rating. During a promotional campaign, the marketing manager noticed that the amount of information gathered every minute has increased significantly. IT department was instructed to ensure that all incoming information could be processed without delay so that the promotional offer can be updated immediately. Identify the characteristics of big data represented by the rapidly increasing amount of characteristics। कौन कौन से हैं? सर जी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, ये तीनों तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। नीड टू प्रोसेस इमीडिएटली।
आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेड बाय द नीड टू प्रोसेस इमीडिएटली, ये है वेलोसिटी। ऊपर ज्यादा डाटा, ये है वॉल्यूम। वन बिजनेस बेनिफिट टू द कंपनी दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनालाइजिंग दिस डाटा। डाटा को एनालाइज करेंगे तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग करेंगे, बेहतर मार्केटिंग कर सकेंगे। फंड्स ऑफ बिग डाटा यूज बाय द कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यस सर। ये पकड़ा, ये मैंने इसको 22 पर किया। नहीं, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। सर जी, आपने इसके जवाब देने हैं। तीन ABC, तीन पार्ट्स हैं सर। ABC तीन पार्ट है, खुद ही पढ़े, खुद ही इसका जवाब दें, मैं वेट कर रहा हूँ। ये हमने केस स्टडी आपके साथ शेयर की है चैप्टर 4 के हवाले से। जी सर जी। Autotech Manufacturing has installed smart sensors on all production machines. These sensors continuously transmit information. Sensors लगे में source of data described in the scenario, कहाँ से डाटा आ रहा है? सेंसर से आ रहा है, IoT से आ रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं द मेंटेनेंस मैनेजर रिव्यू द इंफॉर्मेशन डेली। The maintenance manager review the information daily to identify machines that may require service before they fail. The company believes that the approach will reduce जी करेक्टरिस्टिक क्या है जो कि काउंटर जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से आ। वॉल्यूम है, यस। वॉल्यूम बहुत ज्यादा डाटा है, बड़ी तेजी से आ रहा है, ज्यादा डाटा है बेसिकली। करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, जो इतना ज्यादा डाटा जनरेट होता होता है उसमें वेलोसिटी बेसिकली होता है, स्पीड से डाटा आ रहा होता है। वन एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटेड इन द सिनेरियो, इसमें तो बेसिकली मेंटेनेंस मैनेजर ने रिव्यू किया, आइडेंटिफाई मशीन दैट। सर मेंटेनेंस, हाँ वो जो हमने पढ़ा था मेंटेनेंस, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। और एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच। बेनिफिट क्या है इस अप्रोच का? आपकी इक्विपमेंट फेलियर नहीं होगा सर। लो सर जी, सिनेरियो नंबर 4।
आपके सामने सिनेरियो है, इसको जरा देखिए और इसको हल करें। चाह ये रहा हूं कि आप लोग खुद सवालों को हल करें, शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। लें सर। A commercial bank processes millions of customer transactions every day through ATM. Online banking and mobile app and intelligent monitoring system continuously analyzes transactional pattern and immediately alert the fraud management department whenever unusual spending behavior is detected. The बैंक ने significantly financial losses को reduce किया suspicious activity को early stage पर identify करके। एप्लीकेशन illustrated in the scenario बताइए सर। फ्रॉड डिटेक्शन। सर जी, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को टाइमली डिटेक्ट करना, दिस इज फ्रॉड डिटेक्शन। आइडेंटिफाई वन सोर्स ऑफ डाटा, ये ट्रांजैक्शनल डाटा है। स्टेट वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टिन्यूस इनफ्लो। कॉन्टिन्यूस इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है तो सर ये तो वेलोसिटी है ना। एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑब्टेन बाय द बैंक, बैंक कौन सा बेनिफिट ऑब्टेन करेगा? सर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ही करेगा। हेल्थ केयर के बारे में ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। सर पांच सिनेरियोज, पांच सिनेरियोज जो हैं वो आपके साथ शेयर करने मैंने चैप्टर वन के, और पांच सिनेरियोज शेयर करने मैंने चैप्टर नंबर फोर के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको हल कीजिए, किसी में कोई मसला हो मुझे बताइए। और आपने कम से कम इसमें से तीन लिख के जरूर हल करने हैं। आज के लिए इतना ही था। कोई सवाल इंशाल्लाह है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।